जी मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को। और जैसा कि मैं पिछले दिनों आपको लगातार बताता रहा हूँ कि जैसे-जैसे इलेक्शन नज़दीक आएँगे, आप पाएँगे कि पीएमएलएन और पीपीपी में आपको कुछ डिफरेंसेस, कुछ रिफ्ट नज़र आएँगी। जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट दिया आपको इस आज के थंबनेल में जो दिया है आपको, उसके पीछे रीज़न्स हैं और उसके पीछे रीज़न्स ये हैं कि देखिए, पिछले दिनों में जब से इमरान खान की सरकार गई और ये सरकार आई, तो इनके यहाँ पर कॉन्स्टेंटली कम से कम इकोनॉमिक फ्रंट पर बेहद फूहड़ डिसीजनबाजी हुई है। स्पेशली जो लेटर हाफ ऑफ इनका जो टेन्योर रहा है, यानी कि पहले 6 महीने के बाद में जो टेन्योर रहा है, उसमें आप पाएँगे कि बहुत फूहड़ जो डिसीजन मेकिंग रही है, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वहाँ पर इन्होंने बड़े ब्लंडर किए हैं। और उस जिसके नतीजे में जो आज आईएमएफ के साथ हालात मचे हुए हैं पाकिस्तान के, दरअसल जो बात कोई नहीं कह रहा है और पीडीएम स्पेशली पीएमएलएन नून मानने के लिए तैयार नहीं है, वो ये कि इस सब के कर्ता धर्ता, इस सब के जो हीरो है इस मेस के, वो खुद इशहाक डार साहब हैं, जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है। और आप ये पाएंगे कि मैं आपको इस सारी पॉलिटिक्स के पीछे मैं आज आराम से बात करना चाह रहा हूँ। कल जो शहबाज शरीफ की स्पीच थी, जो उन्होंने अपने वर्कर्स कन्वेंशन में, जहाँ कल उनका इलेक्शन भी हुआ है, पार्टी का अपने इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर वो खुद प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तमाम बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी कॉन्टेस्ट के, सब लोग जैसे थे वैसे के वैसे आ गए हैं, चुने गए हैं। वहाँ पर उनकी जो स्पीच थी शहबाज शरीफ की, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उन्होंने बड़ा साफ ये कहा कि इशहाक डार साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने सेहत खराब कर ली है, रात-रात भर काम करते रहते हैं, आईएमएफ को लेकर बड़ी तनकीद हो रही है, उनके जो आईएमएफ में काम है वो ही सपोर्टेड। बेसिकली ऑल इन ऑल उन्होंने इशहाक डार की पॉलिसीज़ को, इशहाक डार के काम को, जो आईएमएफ के साथ कर रहे हैं, उसको उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने उन तमाम लोगों को भी बेसिकली डिस्करेज किया, मैं ये कहूँ स्नब किया, कि जो इशहाक डार की टाँग खींच रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इशहाक डार के फैसले गलत हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इशहाक डार की टाँग खींचने का काम कर रहे हैं, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। इशारा बड़ा साफ था। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी पीएमएलएन में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाल चुके हैं जब नवाज शरीफ नहीं थे, नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया था। तो और एक बेहद सेन, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान समझे जाते हैं। लेकिन उन दोनों पर बड़ा सीधा-सीधा निशाना साधा शहबाज शरीफ ने और ये कहा कि ऐसे लोग जो इशहाक डार की, ज़ाहिर है 2 ही लोग हैं जो उनकी टाँग खींच रहे हैं और जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनको जो क्रिटिसाइज़ करता है इशहाक डार को, उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो इशारा ये था। और एक और देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी वाइस प्रेज़िडेंट थे पार्टी के, अलॉन्ग विद मरियम नवाज़ शरीफ। मरियम नवाज शरीफ का इलेक्शन हुआ है, शाहिद खाकान अब्बासी को इस समय पीएमएलएन में कोई पोस्ट नहीं दी गई है। हालाँकि कल ये ज़िक्र किया गया कि उन्होंने बड़े कड़े टाइम पर, बड़े हार्ड टाइम पर नवाज शरीफ की मदद की, नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए मित्रों कि क्या आज जब हार्ड टाइम शाहिद खाकान अब्बासी के साथ है, तो क्या पीएमएलएन उनके साथ खड़ी है? दैट इज द वन। तो बेसिकली ये है कि तुम हमारे लिए करो तो ठीक, वंडरफुल, लेकिन ये उम्मीद ना करो कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। यू नो तो पार्टी हैज नथिंग टू डू विद द वर्कर्स, और वर्कर्स का ये जॉब है कि वो हमारे लिए काम करें, हमारे लिए खड़े हो, हमारे हार्ड टाइम पर खड़े हो। वंडरफुल। तो इससे पता लगता है कि आप बेसिकली ग्राउंड रियलिटी से कितने अलग हैं और आप बेसिकली वर्कर्स की और जेन्युइन काम करने वालों की तलाश में नहीं है। आप दरअसल चमचों की तलाश में है, यस शेयर की तलाश में है। यू नो तो ईमानदार लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो दरअसल सच बोल जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उसके रिपरकशन क्या होंगे। जो सच है वो सच रहता है, ऐसा उनका मानना होता है और फिर उसके फल भुगतने पड़ते हैं, जो अब इन दोनों को भुगतने पड़ रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। तो मित्र आज क्या हुआ? आज एक जलसा हुआ स्वात में, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एड्रेस किया। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको एड्रेस करते हुए एक जुमला वहाँ जो बोला, एक बेसिकली स्टेटमेंट दी और उन्होंने उसमें बड़ा साफ ये कहा कि भई इस बजट में पीपल्स पार्टी की जो रिकमेंडेशंस थी, वो ना के बराबर ली गई हैं, एक। दूसरी बात उन्होंने कही
कि हमने उनसे फ्लड के लिए जो रिलीफ देना था लोगों को, फ्लड रिलीफ के लिए जो रकम मांगी गई थी वो रकम नहीं दी गई है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर ये सरकार इस बजट के अंदर वाइल डिस्कसिंग इट इन द हाउस, जब पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होगा, उसमें अगर वो हमारी सलाहों को, हमारी सजेशंस को, हमारी डिजायर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, तो उसके मायने ये होंगे कि हम फिर बहुत पॉसिबल है कि फाइनेंस बिल को पास करने में, बजट को पास करने में उनके साथ वोटिंग ना करें। अब देखिए मित्रों, बड़ा सीधा सा खेल है। मैं आपको इसके दो पहले बताऊंगा। एक सीधा सीधा पॉलिटिकल, वो जो नजर आ रहा है और जो कहा जा रहा है वो ये है कि और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर है चीजें अलग भी हो सकती हैं इससे, और बहुत पॉसिबल है कि मैं पूरी तरह से गलत हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। और समझ में मुझे ये आ रहा है कि जो पीपीपी है वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है, सरकार का हिस्सा बनी हुई है, सरकार के हिस्से में जो मोस्ट लिक्रेटिव पोस्ट है वो लेकर बैठी हुई है, और उसके बाद में जहां बात जिम्मेदारी की आ रही है वो जिम्मेदारी से भागी हुई है। क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री शेरी रहमान के पास है। और अगर क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान में फ्लड रिलीफ के नाम पर लोग कोई डोनेशंस के लिए कमिट करते हैं या कुछ कमिट रिलीफ वर्क के लिए कमिट करते हैं, क्रेडिट कौन लेता है? शेरी रहमान। शेरी रहमान किसको बिलोंग करती हैं? पीपल्स पार्टी। अगर कहीं किसी कंट्री में आपने देखा हो पिछले दिनों में अखबारों में कि किसी टिंगू मिंगू कंट्री में भी अगर पहुंच जाए बिलावल भुट्टो, अंगोला संगोला में भी पहुंच जाए, तो वो फ्रंट पेज पे खबर लगी होती है कि बिलावल भुट्टो एंड फ्यूचर एंड ये और फ्यूचर पीएम। तो आप स्पेसेस देखिए तो लगातार पीपी के जो वर्कर्स हैं वो इस नाम से स्पेसेस कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एक कलाकार पीछे भी था जिसके नाम पे ये कहा जा रहा था कि इमरान इज अवर रेड लाइन, में डेडलाइन बोल रहा था। बस एक बात है, अगर वो रेड लाइन थी तो वो रेड लाइन अब तो डेडलाइन हो गई है। खैर, तो लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है कि बिलावल भुट्टो इज अवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसी तर्ज पर कि इमरान खान इज अवर रेड लाइन। तो खैर, ये बात देखिए, पीपीपी को फाइनेंस बिल तो पास कराना होगा अगर पावर में रहना है। मगर अगर वो वोट नहीं करेंगे, अगर वो फाइनेंस बिल के साथ में वोट नहीं करते हैं, वो सरकार के साथ, पीडीएम के साथ, तो ये बात बड़ी साफ है कि वो बिल पास नहीं होगा। कोई और नहीं है वहां पर जो बिल को पास करा पाएगा। इन दोनों लोगों को मिलकर ही उस बिल को पास कराना है। तो एक बात तो ये हुई, बजट भी बिना पीपीपी के पास नहीं हो सकता है, ये भी बात क्लियर हो गई। फाइनेंस बिल ना पास होने का एक और रिपरकशन होता है, वो ये कि उसके साथ ही ये क्लियर हो जाता है कि सरकार को घर जाना है। अब आप समझ रहे हैं ये बात कहाँ जा रही है? सरकार को घर जाना है। पिछले 3 दिन से मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये लोग जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से अगस्त या उससे पहले पहले भाग चलो थैला उठा के अपने घर। बेसिकली ये सारे का सारा गेम मुझे लगता है, प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है कि ये उस तरफ जा रहा है। ये रिफ्ट का बहाना जो बनाया जा रहा है, ये एक नैरेटिव का बहाना है। ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ताकि पीपीपी अपने बल पर इलेक्शन लड़ पाए और ये कह पाए कि देखिए साहब, डिसीजन मेकर तो कोई और थे, डिसीजन तो सारे ये ले रहे थे, हम तो बस साथ दे रहे थे। तो तो बस दैट इज आवर रोल। उसके अलावा और हम साथ क्यों दे रहे थे? क्योंकि साहब हम तो वही रियासत बचा रहे थे सियासत के नाम पर। तो ये है मित्रों वो गेम। मुझे सीरियसली लगता है कि पीपल्स पार्टी न सिर्फ अपना नैरेटिव बना रही है, बल्कि उन तमाम जिम्मेदारियों से भी अपने आप को अलग कर रही है जो सरकार में रहते हुए, वो सरकार का फायदा लेते हुए अपने फायदे भुगतते रहे हैं। लेकिन उस सरकार के साथ आने वाली जो जिम्मेदारियां हैं, उनसे वो पूरी तरह से पल्ला झाड़कर अगले इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, एक नया नैरेटिव लेकर। ये मेरा मानना है। देखिए, इस समय जो कुछ शहबाज शरीफ कर रहे हैं और जो कुछ उन्होंने इशाकदार को कल बोला है और जो कुछ इशाकदार ने उनसे पहले बोला है, उससे एक बात तो जाहिर आप समझिए, वो बात ये जाहिर हो जाती है कि इशाकदार अकेले नहीं है, और अकेले जो इशाकदार जो बोल रहे हैं वो अकेले नहीं बोल रहे हैं, वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। और उस सरकार की भाषा में जब वो ये कहते हैं आए या ना आए, वी डोंट केयर, पाकिस्तान कैन मैनेज, और अगले ही दिन फिर कहते हैं नो वी आर ओपन टू वी आर फ्लेक्सिबल टू इन द बजट एंड वी आर रेडी टू टॉक टू आईएमएफ। ये सारा गेम है, ये एक नैरेटिव अपने अपने लिए ढूंढ रहे हैं। ये नैरेटिव की लड़ाई है, नैरेटिव बिल्टअप करने की लड़ाई है, क्योंकि तीसरी जो पावर थी पाकिस्तान में वो डाउन कर दी गई है और कोई माई का लाल
इस समय इस हालत में नहीं है कि उस पावर को ऊपर आने की कोशिश करे, और उस पावर का नाम है इमरान खान। मैं पावर, आप उसको सरकास्टिक न समझे, मैं इस नजरिए से कह रहा हूं क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट जो कल तक ये कह रही थी कि हम अपोलिटिकल हैं, अब वो 9 मई के बाद में पूरी तरह पॉलिटिकल हो चुकी है। आज आज बताया जा रहा है कि 13 रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर से मिले, जनरल आसिम मुनीर से मिले, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के। और ये जो जो मतलब आज रिपोर्ट आ रही है, वो कल मिले या परसों मिले जो भी है, बट आज रिपोर्ट्स आ रही हैं इन मुलाकात के बारे में। और वो 13 जो जनरल्स मिले हैं, उन्होंने, जाहिर है कि सीनियर थे, अब रिटायर्ड हैं, और वो इमरान खान के सपोर्टर रहे हैं। तो वो आज आसिम मुनीर से जब मिले हैं, तो उन्होंने आसिम मुनीर को ये समझाने की कोशिश की, बिकॉज जिस समय वो सर्विस में थे, आसिम मुनीर वाज अ कैप्टन, मेजर, इस तरह ही वाज यंग, 84 85 की उनकी आर्मी में आए थे। तो और उसके कुछ ही साल बाद इमरान का प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। तो खैर, ये जनाब जो है मतलब इनिशियल प्रोजेक्ट जो जयाउल हक वाले वक्त का जो जो इनिशिएशन हुआ था, जब उनको रिटायरमेंट से वापस लाया गया था, इमरान खान को जयाउल हक लेकर आए थे, आपको याद हो, जब इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, फिर इनको वापस क्रिकेट में लाया गया था, फिर 92 का वर्ल्ड कप, और ये रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। तो उस समय पर ये कैप्टन या मेजर रहे होंगे हमारे आसिम मुनीर, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के। तो उन 13 जनरल्स ने इनसे, फॉर्मर जनरल्स ने इनसे मुलाकात की और इनको बताया कि देखिए साहब, आवाम का ध्यान रखा जाना चाहिए, फौज ये क्या कर रही है, और फौज को जो है इमरान को सपोर्ट करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, ये है वो है, जो भी बकवास करनी थी। और जो बात सामने आई है इसके बाद में, वो ये कि आसिम मुनीर ने उनको सीधे सीधे बड़े प्रेम से चाय पिला के जूता मारा। उन्हें ये कहा कि जिन जनरल्स को आप में से ये लगता है कि उन्हें पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करना है, तो वो बड़े आराम से अपनी पेंशन्स छोड़ें, राइटिंग में लिख कर दें, अपनी पेंशन्स छोड़ें, जो मुफ्त उनका इलाज होता है उसको छोड़ें, और जाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें, कोई भी पॉलिटिकल नैरेटिव जो उन्हें सपोर्ट करना है वो करें, लेकिन फिर वो फौज के रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश ना करें। कि रिटायर होने के बाद में आप अगर किसी पॉलिटिशियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि आर्मी के बिहाफ पे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आज बड़ा क्लियर उनको हड़का कर कह दिया गया है, और माना जाता है कि कुछ जनरल्स ने उस ह्यूमिलिएशन को फील किया है। तो ये सिलसिला चल निकला। तो मेरा मतलब ये कि इस बात को आप बहुत इंपॉर्टेंस उस तरह से ना दें, क्योंकि इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि इमरान हैज नो रोल इन नेक्स्ट इलेक्शन, नंबर 1। नंबर 2 कि फिर बचे के 2 पावर्स जो बचती हैं, मौलाना मौलाना साहब जो हैं वो तो उनका केपी में जो रोल होगा हल्का फुल्का, सिंध में हो तो हो, नहीं तो वो बेसिकली केपी में लिमिटेड है इस समय। जमात इस्लामी वाले, जो जमात इस्लामी वाले जो हैं JUIF, तो उनकी तो आप अब ये देखिए, तो बचे कौन, PMLN और PPP। PMLN और PPP जो है, इनकी ये जो शैडो बॉक्सिंग है, आप इसको शैडो बॉक्सिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ये अपनी X नंबर ऑफ सीट्स जीत कर आते हैं इलेक्शन में, तो ये पूरी बेशर्मी के साथ एक बार फिर से मिलेंगे और फिर से गवर्नमेंट करेंगे, दोनों मिलकर पावर में आ जाएंगे। ये तय रहा। लेकिन वाइल दे आर गोइंग टू इलेक्शन, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, और इंडिपेंडेंटली उस इलेक्शन को लड़ने के लिए अपना अपना एक नैरेटिव ढूंढ रहे हैं। उस नैरेटिव के साथ में वो अपनी और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मतलब PPP की बात कर रहा हूँ कि वो अपनी उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जो सरकार में रहते हुए दरअसल उन्हें सरकार का पार्ट होते हुए एक्सेप्ट करनी चाहिए, मगर नहीं। वो उन्होंने पहले दिन से जब वो सरकार में आए हैं, तब उन्होंने लुक्रेटिव पोस्ट ली, लेकिन गैर जिम्मेदार वाली, जहां उनको कोई जो जो जहां पर मिनिस्ट्रियल जिम्मेदारियां उनके ऊपर इस तरह की आती हों कि जहां वो फंस सकते हो, जिसका मास कांटेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री या इंटीरियर मिनिस्ट्री, इस तरह की, तो वो उन चीजों से वो हमेशा भागे रहे। और अब ये चीज सामने आ रही है। तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक, ये सारी नैरेटिव की लड़ाई तो है ही, एक किस्म की ये शैडो बॉक्सिंग भी है, इन द सेंस क्योंकि दोनों पता नहीं, मतलब शैडो बॉक्सिंग हो भी सकती है और नहीं भी, एक बड़ी सेंस, एक बड़ी हद तक है भी, और फिर गैप भी आप उसको ले सकते हैं। वो इस तरह से, क्योंकि सिंध में इलेक्शन और पीपल्स पार्टी को इस समय राइट नाउ इलेक्शन होना सूट करता है। ये बात बिलावल भुट्टो ने आज कही है कि बाय ऑल मींस इलेक्शंस को टाइम पर ही होना चाहिए। अब ये बात कहने के पीछे ये बात साफ हो जाती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इमीडिएट इलेक्शन चाहती है, मगर ये इमीडिएट इलेक्शन
पीएमएलएन को सूट नहीं करता। पीएमएलएन को सूट करता है कि उन्हें कुछ गैप मिले, और मुझे क्या लगता है, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि पीएमएलएन में ऑप्ट फॉर अ पंजाब मॉडल की एक केयरटेकर गवर्नमेंट जिसको 90 डेज मिले हुए हैं, और उन 90 डेज के बाद में फिर वो एक्सटेंड कर जाए, और वो अगर एक्सटेंड कर जाती है तो लीगली एक लूप होल मौजूद है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लूप होल मौजूद है कि भाई किसी ने किसी को पावर रन करनी है, 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुए तो नहीं हुए भैया, जो चला रहा है सरकार वो चलाता रहेगा, और फिर जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाए इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन को जो नए कानून आ रहे हैं उनमें इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी जा रही है कि जो डेट्स का चुनाव है, वो इलेक्शन डेट्स का जो चुनाव है वो इलेक्शन कमीशन ही करेगा, उसमें कोर्ट या पार्लियामेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो अपेरेंटली आपने अपने आदमी लगाए हैं, वहां पर आपके लोग लगे हुए हैं, इस समय सिस्टम में आपके लोग बैठे हुए हैं, तो आप यू कैन गो थ्रू प्रॉक्सीज, आप चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है मित्रों कि इस समय ये जो आज हुआ है, ये जो रिफ्ट दिखाया गया है, और जो कि एक किस्म का रिफ्ट है, पॉलिटिकली इस बात को समझा जाना चाहिए कि भाई एक रिफ्ट ये है विद इन द रूलिंग पार्टीज कि भाई पीडीएम जो है वो चाहती है कि अभी इलेक्शन ना हो, उसको आगे किया जाए, ताकि वो एक साल या जो भी उनको आगे करना है वो आगे करना चाहिए। मुझे ये नहीं मालूम है कि वो इमीडिएटली, मुझे लगता है आइडियली अगर मैं उनकी जगह पर हूँ, लेट्स पुट इट दिस वे, किसी भी चीज़ को सोचने का एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने आप को उसकी जगह रखकर देखें कि अगर आप वहाँ पे होते तो आप क्या करते हैं। तो मेरे सोचने में जो बात आती है वो ये कि मैं शायद केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए ही जाता, ताकि आप जल्दी से इससे फारिग हों और मैक्सिमम टाइम मिल पाए डिसीजन लेने का, जैसे भी सही गलत डिसीजन, अच्छे बुरे डिसीजन हो जो कि केयरटेकर्स लें, और ताकि आप उन बुराइयों से दूर रहें। हालांकि वो केयरटेकर्स आपके ही बिहाफ पे वो डिसीजन ले रहे होंगे, तो आप बेसिकली डिसीजन तो ले रहे होंगे, लेकिन उसका एक्यूजेशन आपके ऊपर नहीं आ रहा होगा, फेस वो लोग होंगे, गाली वो खा रहे होंगे, पब्लिक उनसे परेशान होगी, लेकिन आपके पास ये रास्ता खुला रहेगा कि जब इलेक्शन होगा तो आप आएंगे ब्लेम उधर डालते हुए और इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये दिस इज हाउ इट अपीयर्स टू बी, बट हाउ लॉन्ग इट विल टेक, इलेक्शन एग्जैक्टली कब हो पाएंगे, और कब तक इकोनॉमी का क्या क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ऑनेस्टली मैं आज एक्चुअली आपको डॉन का एक एडिटोरियल आ जाया है इसी के ऊपर, दार की इस आउटबर्स्ट के ऊपर जो उन्होंने आईएमएफ पे किया है, और उन्होंने बड़ा साफ ही किया है कि या तो आईएमएफ के साथ जो रिलेशन होने हैं ठीक, उसके अलावा कोई चारा है नहीं, या तो दार साहब बैठ के और चीज़ों को ठीक करें, नहीं कर सकते हैं काइंडली रिजाइन। ये बात आज डॉन अखबार में आई है, तो कि उनको सलाह दी गई है कि आप रिजाइन करिए और आगे जाइए अगर आपको बस का नहीं है हैंडल करना। इस पर एक बड़ी अच्छी पिक्चर खींची मिफ्ता इस्माइल ने दो दिन पहले, और उन्होंने ये कहा कि भाई ये कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है, मिफ्ता इस्माइल सॉरी इशाक डार, तो उनका ये कह रहा था मिफ्ता इस्माइल का, और बड़ा खूबसूरती से उन्होंने कहा कि भाई आप ये तो उस तरह का आर्गूमेंट है कि कोई बल्लेबाज जो है क्रिकेट में वो आकर ये कहना शुरू कर दे कि नहीं मैं आउट हो गया क्योंकि बॉल स्विंग हो रही थी। तो भाई बॉल तो आप बैटिंग करने गए हैं, तो बैटिंग करने वाले को पता होना चाहिए कि बॉल स्विंग होती है, तो आपको वो स्विंगिंग डिलीवरी खेलनी आनी चाहिए। अगर आपको स्विंगिंग डिलीवरी खेलनी नहीं आती है तो भाई साहब माफ करिए, आपको बल्ला पकड़कर वहां खेलने की जरूरत क्या थी? किसने कहा था आपको खेलने के लिए? द सेम अप्लाइज टू शाकदार। जियो पॉलिटिक्स होती है, पर जियो पॉलिटिक्स आईएमएफ में जो होती है, उस जियो पॉलिटिक्स को अगर आपको हैंडल करना नहीं आता है, अगर आपको ये नहीं मालूम कि उनके साथ उनको टैकल करते हुए आपको उस जियो पॉलिटिक्स के अंदर रहते हुए उसी फ्रेमवर्क में अपना काम कैसे निकालना है, देन बॉस यू आर अनफिट फॉर द जॉब, सिंपल एज दैट। तो ये बात टू मी इट अपील्ड अ लॉट, मुझे वो बात बड़ी समझ में आने वाली बात लगी कि बात तो सही है भाई, अगर आईएमएफ में कोई पॉलिटिक्स हो रही है तो आप है किस लिए मालिक? आप उस पॉलिटिक्स को झेलने के लिए हैं, आप इसलिए वहां बैठे हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर बन के कि आपको उस तमाम जियो पॉलिटिक्स के बीच में अपना एक रास्ता तलाश करना है, कोई सोल्यूशन निकालना है अपने मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपनी सरकार के लिए। बट दैट्स नॉट व्हाट यू आर डूइंग, ऑल यू आर डूइंग इज क्रिबिंग, एंड दैट्स व्हाट इट इज। तो एनीवे मित्रों, ये था अपडेट छोटा सा, मुझे लगा आपको ये देना चाहिए क्योंकि ये आज का अपडेट है। और पिछले वीडियो में आप में से किसी, मेरे ख्याल से अंकित शर्मा ने इस पर कमेंट भी किया था कि भाई ये क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ बताएं, मतलब कि कुछ वहाँ रिफ्ट है क्या? तो ये रिफ्ट की कहानी ये रही, ये दरअसल इट इज इन द सेम लाइन जो मैं आपको इससे पहले पिछले दिनों में लगातार बताता रहा हूँ कि ये बेसिकली ये सब कुछ उसी रास्ते पर जा रहा है जो
जो जो जो केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ जाता है, जिससे ये सरकार अपने आप को डिफेंस, बेसिकली ये एक शील्ड की तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उस केयरटेकर गवर्नमेंट को, जिसके पीछे छिपकर ये बाद में लड़ाई लड़ेंगे। दिस इज हाउ इट इज। सो मित्रों, प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दैट। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय फॉर नाउ एंड गुड नाइट।